दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए यहाँ पर जो संस्कृत शिक्षण की श्रृंखला चल रही है, इसमें हम आज बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है। तो देखिए, ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें मैं पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड्स जो क्वेश्चन में इंक्लूड हैं वो मैं करवाऊँगी, ठीक है। तो ये जो आपका है प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। आपके पास सिर्फ 18 दिन बचे हैं, तो अभी जम कर आप मेहनत करिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और इसमें से भी मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते चलिए कि किस बेसिस पे क्वेश्चन आते थे। हम वही क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव निगेटिव जो कीवर्ड्स होते हैं वो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ही हेल्प करते हैं। जिसने संस्कृत बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होती है और वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं, अगर आप इसके बारे में समझोगे, जानोगे, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो देखिए, हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। छात्राणां भाषण कौशल विकासार्थं ध्वनिक्रमस्य उपयोगः कथं करणीयः। इसका अर्थ हुआ कि छात्रों के भाषा कौशल के विकास के लिए ध्वनि क्रम का उपयोग कैसे करेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या कहता है कि भाषण युक्त श्रुत लेख या फिर व्यंग्य चित्रणाम अथवा अन्य दृश्य सामग्रियां प्रयोग द्वारा। पहले का अर्थ है कि जो भाषण से युक्त श्रुत लेख हैं, इसके द्वारा हम भाषण कौशल के विकास के लिए ध्वनि क्रम का उपयोग करेंगे, या फिर व्यंग्य चित्रणाम अथवा अन्य दृश्य सामग्री प्रयोग द्वारा। व्यंग्य चित्र अथवा अन्य दृश्य सामग्री के प्रयोग के द्वारा। सी कहता है कि मूल तत्व आधारित कथाया विवरण कथा द्वारा। मूल तत्व पर आधारित कथा का विवरण है, इसकी कथा के द्वारा हम करेंगे। या फिर डी नंबर कहता है कि अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात, मतलब जो ध्वनि और श्रवण है, इसमें ये जो अभिसंचित है, इसको करने के पश्चात श्रुत सामग्री आधारीकृत, श्रुत सामग्री पर आधारित व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन के द्वारा। तो देखिए, छात्रों के भाषण कौशल के विकास के लिए ध्वनि क्रम का उपयोग जो है किस लिए ध्वनि क्रम का उपयोग कैसे करेंगे। तो छात्रों का जो भाषण कौशल है उसके विकास में अभिसंचित ध्वनि के श्रवण के पश्चात श्रुत सामग्री के आधार से व्याख्या एवं कथा कथन के द्वारा ध्वनि क्रम का उपयोग करेंगे, ठीक है। ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब ध्वनि होती है तभी हम भाषा बोल पाते हैं, ठीक है। तो बिना ध्वनि के भाषा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम इंसान जो भी बोलता है उसका उच्चारण किया जाता है, वही ध्वनि होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी नंबर होगा। और इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि केवल फर्स्ट पेपर के लिए है, दोनों के क्वेश्चंस हैं इसमें। तो इसमें आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, देखो भाषा अर्जन जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाषा अर्जन जो है, अधिगम हुआ, अर्जन हुआ, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेषण अभिप्राय अस्ति। असम्यक परिवेश का क्या अभिप्राय है। भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक मतलब जो ठीक नहीं है, ठीक, ऐसे परिवेश से क्या अभिप्राय है। तो आपका ऑप्शन क्या कहता है कि लक्ष्य भाषा या प्रयोग न क्रियते। लक्ष्य भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदा कदा अनुवादस्य अपि सहायम स्वीक्रियते। कभी कभार अनुवाद भी सहायक होते हैं, मतलब अनुवाद की सहायता भी ली जाती है, स्वीकार की जाती है।
कक्षायां छात्रा अपि सक्रिया भवन्ति, कक्षा में छात्र भी सक्रिय होते हैं। फिर लक्ष्य भाषा पाठन समये मातृभाषायाः प्रयोगः यदा कदा क्रियते। लक्ष्य भाषा के पढ़ने के समय जो मातृभाषा होती है उसको हम कभी कभार प्रयोग में लाते हैं। देखिए, भाषा अर्जन की दृष्टि से इसमें क्या पूछा है, पहले तो असम्यक परिवेश पूछा है, इसलिए आप पहले इसको जो है राउंड करोगे। ठीक, निगेटिव है ना, ये क्वेश्चन आपका निगेटिव है, इसलिए हम ऑप्शन भी निगेटिव ढूंढेंगे। तो देखिए इसमें बी नंबर क्या कहता है कि कभी कभार अनुवाद की भी सहायता स्वीकार की जाती है, ये बात सही है। और कक्षायाम अर्जन में, अर्जन की बात की जा रही है ना, अर्जन क्या होता है, जो हम अपने घर में आसपास पड़ोस परिवेश से सीख कर आते हैं। कक्षाम छात्रा अपि सहायक अपि सक्रिय भवन्ति, कक्षा के छात्र भी सक्रिय होते हैं, बात सही है, क्योंकि अर्जन में वो अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे ना। लक्ष्य भाषा पाठन समय मातृभाषायाः प्रयोगः यदा कदा क्रियते, सही बात है। स्कूल में अब तो स्कूल में अलाउड हो गया है कि मातृभाषा के द्वारा सिखाया जाएगा बच्चों को। तो लक्ष्य भाषा जो भी उनकी जो लक्ष्य भाषा है उसको पढ़ते समय मातृभाषा का प्रयोग कभी कभार करते हैं, तो ये भी सही हो गया। लेकिन जो लक्ष्य भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब ऐसा कह रहे हैं कि भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश से क्या अभिप्राय है, तो इसमें ऑप्शन ए क्या कहता है कि लक्ष्य भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये क्या है, ना क्रियते, पूरी तरह से मना कर दिया गया है। ठीक है, निषेध है ये, तो इसलिए ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्रायः अस्ति। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है कि परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्रायः अस्ति। इसका अर्थ क्या हुआ कि परिप्रश्न जो होता है उसके अधिगम का क्या अभिप्राय है। व्याख्या समय सार्थक ध्वनि नाम उच्चारणम, व्याख्या के समय सार्थक ध्वनि जो होती है उसका उच्चारण करना। प्रश्नैः समस्यानां समाधानस्य प्रयासः, प्रश्नैः प्रश्नों में जो समस्या समाधान है, समस्या के समाधान का प्रयास करना। ठीक है, जो भी डिफिकल्टी से कठिनाइयाँ हैं उसका समाधान करने का प्रयास करना। भाषा शिक्षणार्थम सिद्धांत प्रतिपादनम, भाषा शिक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन करना। व्यवस्थित रूपेण विषय सामग्र्या प्रस्तुति ही, व्यवस्थित रूप से विषय सामग्री की प्रस्तुति करना। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि परिप्रश्नेन अधिगमनेन, देखिए परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्राय अस्ति, परिप्रश्न से अधिगम का क्या अभिप्राय है, मतलब अभिप्राय है। ए ऑप्शन कहता है कि व्याख्या समय सार्थक ध्वनि नाम उच्चारण, व्याख्या के समय सार्थक ध्वनियों का उच्चारण। बी कहता है कि प्रश्न ही समस्या नाम समाधान से प्रयास है, प्रश्नों में जो समस्या है उसके समाधान का प्रयास करना। सी कहता है कि भाषा शिक्षणार्थ सिद्धांत प्रतिपादनम, भाषा शिक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन करना। व्यवस्थित रूपेण, फोर्थ डी कहता है कि व्यवस्थित रूपेण विषय सामग्री प्रस्तुति, व्यवस्थित रूप से विषय सामग्री की प्रस्तुति करना। तो देखिए जो शिक्षार्थी होता है, एक आदर्श शिक्षार्थी होता है, उसके 3 योग्यताएं होती हैं। पहला होता है प्राणिपात। ठीक है, पहला क्या होता है आपका, इसमें पहला होता है प्राणिपात। ठीक है, पहला प्राणिपात होता है। बी नंबर होता है परिप्रश्न। ठीक है, प्राणिपात्र में क्या होता है कि जो आदर्श विद्यार्थी होता है, मतलब देखा जाता है कि उसके दिमाग का कितना खुलापन है। ठीक है, मतलब पढ़ाई के प्रति उसका समर्पण कितना है, कितना समर्पित है वो। और परिप्रश्न में वो जो ऐसे शिक्षा, मतलब ऐसे छात्र जो टीचर से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके, उसको उसको परिप्रश्न कहते हैं। और तीसरा होता है सेवा, मतलब एक जो विद्यार्थी है वो अपने शिक्षक, संगठन या फिर संस्थान के प्रति कितना स्वार्थहीन भाव से जुड़ा हुआ है, कितनी सेवा करता है, ये होता है।
तो देखिए इसमें जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि प्रश्नों की समस्या का समाधान करने का प्रयास करना। ठीक है, प्रश्न का समस्या के समाधान करने के प्रयास के रूप में ही अधिगम अपरित प्रश्न जाना जाता है। पर प्रश्न अधिगम किससे जुड़ा हुआ होता है, प्रश्न जो समस्या समाधान के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे प्रश्न किए जाएं जिससे समस्या का समाधान होने का प्रयास हो सके। तो बी नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि भाषा शिक्षणार्थम महत्वपूर्ण अवस्था अस्ति। भाषा शिक्षण के लिए ऐसी कौन सी अवस्था है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। यदा विद्यार्थी न तार्किक चिंता युक्त, जब विद्यार्थी एकदम तर्कपूर्ण हो और चिंता युक्त हो। विद्यार्थी जब तार्किक और चिंता युक्त हो। बी नंबर क्या कहता है आपका, बी नंबर कहता है कि यदा छात्रा अर्थ प्राप्तार्थम शब्दकोशान द्रष्टुम, यदा छात्रा अर्थ प्राप्तार्थम, जब छात्र अर्थ की प्राप्ति के लिए शब्दकोश को देखते हैं। यहाँ पर चिंता युक्त भवंती होगा। ठीक है, ये भवंती होगा यहाँ। द्रष्टुम समर्थः भवंती। ठीक है, भवंती यहाँ पे होगा समर्थः। और यदा, यहाँ यदा होगा। यदा छात्राः प्रश्नान् प्रष्टुं समर्थाः भवन्ति, यदा बालाः भाषा अर्जने सक्षमाः भवन्ति। ठीक है, मतलब भाषा शिक्षण में जो महत्वपूर्ण अवस्था है वो क्या है, जब विद्यार्थी तार्किक चिंतन युक्त होते हैं। या फिर बी नंबर कह रहा है कि यदा छात्राः, जब छात्र अर्थ प्राप्ति के लिए शब्दकोश को देखने में समर्थ होते हैं। और सी नंबर कह रहा है कि यदा छात्रा, जब छात्र प्रश्नान प्रष्टुम समर्था भवन्ति, प्रश्न पूछने के लिए समर्थ होते हैं। या फिर डी नंबर कहता है कि यदा बालाः भाषा अर्जने सक्षमा भवन्ति, जब बालक जो है भाषा अर्जन में सक्षम हो जाता है। तो फोर्थ नंबर जो होगा वो आपका ये राइट हो जाएगा इसमें, कि भाषा शिक्षण के अर्थ में जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो क्या होनी चाहिए। आप अपना दिमाग लगाइए इसमें, तो आपको इसमें पॉजिटिव आंसर ढूंढना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन भी पॉजिटिव है। ठीक है, देखिए जब बालक, यदा छात्राः यदा बालाः भाषा अर्जने सक्षमा भवन्ति, जब बालक जो है भाषा अर्जन करने में सक्षम हो जाएगा तभी तो वो भाषा शिक्षण महत्वपूर्ण होगा, वही अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि जब बच्चा भाषा अर्जन करने में सक्षम होगा तभी तो वो शिक्षण करेगा, उसका शिक्षण कार्य आगे चलेगा। तो इसलिए इसमें आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आता है। ए नंबर कहता है कि छात्रा सर्वदा आनंदेन कार्य निमग्ना भवन्ति, छात्र हमेशा आनंद से कार्य करते हैं। ये फिर छात्रा शैक्षणिक भार अधिकम निर्वहन्ति, छात्र जो है वो शिक्षा का भार जो है वो अधिक निर्वहन करते हैं। छात्रा पूर्णतया अध्यापका नाम नियंत्रणे सन्ति, छात्र पूर्ण रूप से अध्यापकों के नियंत्रण में होते हैं। छात्राणां मूल्यांकन आकलनम नियमित रूपेण क्रियते, छात्रों का मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन का आकलन हमेशा से मतलब नियमित रूप से होता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, मतलब लगातार चलने वाला मूल्यांकन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आता है, पहले तो निगेटिव चीज देख लीजिए, क्या केवल आनंद के लिए कार्य किया जाता है। जब आनंद के लिए कार्य किया जाए तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, और अगर भार आ जाता है, अधिक भार, शिक्षा का अधिक भार हो रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका मतलब निगेटिव कीवर्ड होगा। ठीक है, और अध्यापकों का नियंत्रण
क्या अध्यापक जो है छात्र पर नियंत्रण करेंगे? ये तो पूर्णतः निगेटिव वर्ड हो गया। तो इन सब चीज़ों पर आप पूरा तरह से ध्यान दीजिएगा। और छात्राणाम मूल्यांकनम आकलनम मूल्यांकन आकलनम नियमित रूपेण क्रियते, नियमित रूप से आकलन किया जाएगा। तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन में आ जाएगा, क्योंकि सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ ही ये होता है कि लगातार व्यापक रूप से, ठीक है, मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का। अब ये सतत और व्यापक मूल्यांकन अब जो है वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में डाल दिया गया है। तो इसलिए डी नंबर पहले तो राइट हो जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट करके रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा है कि हर साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से अच्छे से जो है इसको टिक मार्क करके रखिएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन को अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये आता ही आता है। और हाँ, नियमित रूप से, सतत का मतलब होता है नियमित रूप से। तो ये आपका पॉजिटिव कीवर्ड हो गया कि जब भी आपका ये क्वेश्चन आए आप उसमें से आंसर में ये ढूंढने का प्रयास करना, ठीक है। नियमित रूप से, व्यापक रूप से, ये जहाँ भी होता है वो पॉजिटिव कीवर्ड आपका होता है। इसके बाद देखिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सृजनात्मक पठन से उदाहरण, सृजनात्मक पठन का उदाहरण पूछ रहे हैं इसमें। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट में रचनात्मक, सृजनात्मक मोस्ट इम्पोर्टेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लगभग हर बार के पेपर में आया है, ठीक है। सृजनात्मक पठन का महत्व क्या है? सृजनात्मक पठन में क्या होता है? व्यक्ति की योग्यता जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नए और जिन्हें वह पहले से ना जानता हो, ठीक। ऐसी चीज, ऐसी शिक्षा जो वह पहले से ना जानता हो, उसके लिए नया हो, वो होती है सृजनात्मक, ठीक। और जो गिलफोर्ड जी हैं, इन्होंने सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन के रूप में शामिल किया है, ठीक। इसमें लचीलापन होता है, ठीक है, प्रवाह होती है, मौलिकता होती है कि अपने मन से, अपने विचारों को मतलब यूज करके इसका कार्य किया जाता है इसमें। अब देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि संबद्ध सूचनार्थम अंतर्जाल निर्देशनम, अंतर्जाल दर्शनम। इसमें क्या कहता है कि संबंधित सूचना के लिए अंतर्जाल मतलब इंटरनेट दिखाना। बी कहता है कि भिन्न दृष्टिकोण नाटकीकरणम भूमिका निर्वाह पुनर्लेखनम च, भिन्न दृष्टिकोण से, अलग अलग दृष्टिकोण से नाटकीकरण, नाटक की भूमिका का निर्वहन करके और उसका पुनर्लेखन करना। सी कहता है कि अर्थ प्राप्त्यर्थम वाचनम, अर्थ प्राप्ति के लिए वाचन, इससे तो वाचन कौशल का विकास होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। डी नंबर कह रहा है कि परामर्शन कार्यम ग्रंथालय अधिकम करणीयम, कहता है कि परामर्श कार्य के लिए ग्रंथालय में अधिक समय बिताना चाहिए। तो ये भी पठन कौशल का के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखिए सृजनात्मक पठन में क्या होता है, पहले तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि भिन्न दृष्टिकोण, बी नंबर हो जाएगा कि भिन्न दृष्टिकोण से जो है नाट्यकरण, भिन्न दृष्टिकोण से एवं नाट्यकरण भूमिका का निर्वहन और पुनर्लेखन, ये आपके सृजनात्मक पठन में आता है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें मौलिकता निहित होती है, प्रवाह होना चाहिए इसमें, ठीक। इंटरनेट को यूज करना ये कोई इसमें नहीं आ जाता है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उदाहरण के रूप में ये आपका भिन्न दृष्टिकोण है, नाटकीकरण भूमिका निर्वहन। देखिए जहाँ पर भिन्न दृष्टिकोण आए, अर्थपूर्ण प्रक्रिया आए, ठीक है, ये सब चीजें आपकी पॉजिटिव होती हैं। लेकिन क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पॉजिटिव है फिर निगेटिव है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर बी नंबर। 7 क्वेश्चन देखिएगा आप। आपका 7 क्वेश्चन कहता है कि पाठ्य वस्तु सामग्रिता इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति,
पाठ्यवस्तु समग्रता इससे अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? कश्चित् अनुच्छेदे प्रदत्त सूचनानुगुणं प्रस्तुतीकरणम्। बी नंबर आपको कहता है कि दीर्घ अनुच्छेदात सूचना लेखम विभिन्न। सी नंबर कहता है विभिन्न अनुच्छेदेषु वाक्येषु या परस्परम संबद्धता दर्शयितुं सर्वेषां नाम पदानां प्रयोगः। डी कहता है कि कथा वर्णनानुगुणम अनुच्छेद व्यवस्था। ये कहता है कि कस्मिंश्चित् अनुच्छेदे प्रदत्त सूचनानुगुणम प्रस्तुतीकरणम, किसी अनुच्छेद में दी गई सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण। दीर्घ अनुच्छेद सूचना लेखनम, दीर्घ अनुच्छेद द्वारा सूचनाओं को लिखना। विभिन्न, और सी नंबर कहता है कि विभिन्न अनुच्छेद के वाक्य अनुच्छेदेषु वाक्येषु या परस्परम, विभिन्न अनुच्छेद वाक्य से जो परस्पर संबद्धता होती है उसको दिखाना। दर्शितुम सर्वेषां नाम पदानां प्रयोग, और उनके नाम और पदों का प्रयोग करना। ठीक, विभिन्न अनुच्छेदों अथवा वाक्यों में परस्पर संबंध दर्शाने के लिए सभी नाम पदों का प्रयोग। ठीक, कि जो भी अनुच्छेद हैं और वाक्य हैं उसमें जो है संबंध दिखाने के लिए जो भी उनके नाम और पद का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार की पाठ्यवस्तु। या फिर डी नंबर कहता है कि कथा वर्णनानुगुणम, कथा वर्णन के अनुगुण के अनुच्छेद की व्यवस्था करना। कथा वर्णन के अनुरूप, ठीक है, अनुच्छेद की अवस्था। तो देखिए इसमें जो पाठ्यवस्तु समग्रता है, पाठ्यवस्तु समग्रता होगी, इससे तात्पर्य क्या है कि किसी पाठ में निहित जो सूचनाएं होती हैं। ठीक, समग्रता से क्या तात्पर्य है कि जो संपूर्ण पूरी की पूरी विभिन्न चीजें उसमें निहित होती हैं, जैसे कि अलग अलग कक्षा होता है उसके आधार पर पाठ्यवस्तु की समग्रता अलग अलग मतलब होती है। ठीक, जिस प्रकार का क्लास होगा उसी प्रकार की पाठ्यवस्तु होगी। प्राथमिक स्तर की होगा तो प्राथमिक स्तर का होगा, माध्यमिक स्तर का होगा तो माध्यमिक स्तर का। तो पाठ्यवस्तु का विकास के लिए क्या किया जाता है कि पाठ्यवस्तुओं के विकास के लिए बाल साहित्य लाए जाएं, मतलब जैसे बच्चे छोटे हैं तो उनके आयु रुचि के अनुसार परिवेश को दृष्टिगत में रखते हुए रचनाएं की जाएं, ऐसे बाल साहित्य बनाए जाएं। ठीक, रोचक होने चाहिए जिससे वे अच्छे से पढ़ सके इंटरेस्ट के साथ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी हम फटाफट आपको आंसर बताते हुए चलते हैं, थोड़ी थोड़ी व्याख्या करते हुए, बहुत ज़्यादा डीप में ना जाते हुए। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कि विभिन्न पाठ्यवस्तु समग्रता का अभिप्राय है कि विभिन्न अनुच्छेदों अथवा वाक्यों में परस्पर संबंध दर्शाने के लिए सभी नाम पदों का प्रयोग किया जाए। ठीक, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। लेखनम भाषणात् भिन्नम अस्ति, लेखन भाषण से पृथक होता है, लेखन भाषण से भिन्न होता है। ऑप्शन ए कहता है कि लेखने गतिविधि आधारित प्रवाह अधिकम भवति, लेखन जो है वो लेखन की गतिविधि पर आधारित जो प्रवाह होता है वो अधिक होता है। लेखने व्याकरणात्मक संरचनाया अधिकम संबद्धम न भवति, लेखन व्याकरणात्मक संरचनाओं में अधिक संबद्ध नहीं होता है, मतलब लेखन जो होता है वो व्याकरणात्मक संरचना से अधिक संबंध नहीं होता है। लेखनम प्रायः मुक्तम भवति, लेखन प्रायः मुक्त होता है। लेखने पुनरावृत्त्या अथवा संक्षेपीकरणम करणस्य न्यूनता भवति, लेखन में पुनरावृत्ति अथवा जो संक्षेपीकरण होती है उसकी न्यूनता होती है। तो देखिए इसमें आपका लेखन भाषण से अलग होता है, लेखन में पुनरावृत्ति अथवा संक्षेपीकरण की न्यूनता होती है। ठीक, किस तरह से भिन्न होता है? लेखन में क्या होता है? लेखन में पुनरावृत्ति अथवा संक्षेपीकरण की न्यूनता होती है। तो इसलिए इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए 9 क्वेश्चन क्या कहता है? कस्यामपि संस्कृत कक्षायाम
अधिकाधिक संस्कृत प्रयोगेन लाभः भवति। कह रहे हैं कि किसी भी संस्कृत कक्षा में अधिक से अधिक संस्कृत के प्रयोग से यह क्या लाभ हो, यह लाभ होता है, क्या होता है। एक कह रहे कि सहज संस्कृत प्राप्त्यर्थम संस्कृत परिवेश से निर्माणम भवति। सहज संस्कृत प्राप्ति के लिए, संस्कृत की प्राप्ति के लिए संस्कृत का परिवेश का निर्माण होता है। छात्रा शब्दार्थम प्राप्नुवन्ति, छात्र शब्दार्थ प्राप्त करते हैं। श्रुत लेखनस्य अभ्यासार्थम आवश्यकम सोपानमिदम, श्रुत लेख के अभ्यास के द्वारा आवश्यक सोपान मिलता है। डी कहता है कि छात्रः व्याकरण ज्ञानम सुगमतया वगच्छन्ति। छात्र जो है व्याकरण ज्ञान को सुगमता से सीखते हैं। श्रुतलेख वाला क्या था कि यह श्रुतलेख के अभ्यास के लिए आवश्यक सोपान है। ठीक, तो देखो किस कक्षा में, कस्याम अपि किसी कक्षा में अधिक से अधिक संस्कृत के प्रयोग से लाभ होता है। क्या लाभ होता है कि सहज संस्कृत प्राप्त करने हेतु संस्कृत परिवेश का निर्माण होता है। क्योंकि अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन एक देखा था ना कि कैसे परिवेश का निर्माण किया जाता है, मतलब बच्चों के लिए, उनको पढ़ाने के लिए मौलिकता होनी चाहिए, तो सृजनात्मक कौशल के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन एक इस तरह का परिवेश होना चाहिए जिसमें बच्चे सीख सकें। ठीक, परिवेश की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो इसमें हमने कौन सा देखा, कौन सा सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा कि सहज संस्कृत प्राप्त्यर्थम, सहज संस्कृत प्राप्त करने हेतु संस्कृत परिवेश का निर्माण होता है। ठीक, ये आपका पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। शब्द केवल शब्दार्थ प्राप्त करने के लिए नहीं, केवल श्रुत लेखन से अभ्यासार्थम आवश्यकम सोपान, ऐसा नहीं है। ये डी वाला भी नहीं होगा आपका राइट आंसर, ए नंबर। 10 क्वेश्चन कहता है कि व्याख्यानात्मक पाठन एतच् चयनम अंतर्भवति। व्याख्यानात्मक पठन में यह चयन शामिल है। कौन सा चयन शामिल है? साहित्यिक कल्पना नाम, लोकोक्ति नाम, अलंकाराणाम च द्वारा अभिव्यक्तानार्थानाम पाठ्य साक्षात। पहले का क्या है कि साहित्यिक कल्पनाओं, कहावतों और भाषण के अलंकारों के माध्यम से व्यक्त किए गए अर्थ। फिर पाठ्य साक्षादुक्तानाम अर्थानाम, पाठ में सीधे बताए गए अर्थों का। फिर सी कहता है कि वास्तवांशानाम घटना सारणीनाम प्रधान विचारणाम सामान्यीकरणाम, वास्तविक भागों की घटना सारणियों के प्रमुख विचारों का सामान्यीकरण करना। डी कहता है कि मौखिक संरचना नाम चित्रणस्य समान रचना भी अथवा समान शब्दैः कथा लेखनस्य। ठीक है, तो देखिए इसमें लास्ट वाले में क्या कहता है कि मौखिक संरचना, चित्र, समान रचनाओं या शब्दों के साथ कहानियां लिखना। देखिए व्याख्यानात्मक पाठन जो होता है, इसके चयन में क्या शामिल होना चाहिए? तो इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा कि साहित्यिक कल्पनाओं की, जो साहित्यिक कल्पनाओं और लोकोक्ति जो होती है, और साहित्यिक कल्पना, लोकोक्ति और अलंकारों के द्वारा अभिव्यक्ति करना। ठीक है, अलंकारों के माध्यम से अभिव्यक्ति करना। तो व्याख्यानात्मक पाठन में के अंतर्गत ये चयन शामिल होना चाहिए कि जो साहित्यिक कल्पनाएं हैं उसमें जो लोकोक्ति और अलंकार है उसके द्वारा अभिव्यक्ति करना। तो ये आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन कहता है कि उच्च स्तरीय पठन अवबोधन संदर्भे कानि तत्वानि, उच्च स्तरीय की बात हो रही है। ठीक है,
उच्च स्तरीय पठन अवबोधन संदर्भे कानि तत्वानि प्रमुखानि। उच्च स्तरीय पठन अवबोध के संदर्भ में कौन सा जो तत्व है वो प्रमुख है। तो इसमें फर्स्ट कहता है, एक कहता है कि उच्च स्तरीय एक ऑप्शन कहता है कि छात्र भाषा या पुनर्लेखनम, ये तत्वानी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर तत्वानी। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि छात्र भाषा पुनर्लेखनम रिक्त स्थान पूर्ति ही पाठ्य वस्तु संबद्ध विभिन्न विभिन्नार्थाः, मतलब छात्र भाषा में जो पुनर्लेखन होता है वो रिक्त स्थान की पूर्ति पाठ्य वस्तु से संबद्ध विभिन्न अर्थों वाला होना चाहिए। बी कहता है कि छात्र भाषा पुनर्लेखनम पूर्ण वाक्य पाठ्य वस्तु संबद्ध भाव स्पष्टीकरणम प्रमुख शब्दानां च विभिन्नेषु संदर्भेषु विभिन्नेषु संदर्भेषु, बी नंबर पढ़ रहे थे ना हम, ऐसा कह रहा है कि छात्र भाषा पुनर्लेखनम पूर्णवाक्य पाठ्यवस्तु संबद्ध भाव स्पष्टीकरणम प्रमुख शब्दानां च विभिन्नेषु संदर्भेषु प्रयोगः, बी नंबर क्या है कहता है ये। और आपका ये क्या कहता है, सी नंबर कहता है कि बिंदु लेखनम। अच्छा, हम इसका अर्थ भी एक बार देख लेते हैं, बी का एक बार अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ क्या है कि भाषा में पुनर्लेखन, छात्रों की भाषा का पुनर्लेखन, पूर्ण वाक्य में पाठ्य वस्तु संबंधी भाव स्पष्टीकरण और प्रमुख शब्दों का विभिन्न शब्द संदर्भों में प्रयोग। सी नंबर कहता है कि बिंदु लेखनम पाठ्यवस्तु संबद्ध प्रमुख शब्द चयनम पाठ्यवस्तु निहिता विभिन्नार्थाः, बिंदु लेखन पाठ्यवस्तु संबंधित प्रमुख शब्दों का चयन पाठ्यवस्तु में निहित विभिन्न अर्थ। डी नंबर कहता है पाठ्यवस्तु संबद्ध प्रमुख शब्दानाम छात्र भाषा पुनर्लेखनम पाठ्यवस्तु से संबंधित प्रमुख शब्दों को छात्र भाषा में लिखना। तो देखिए इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा छात्र भाषा पुनर्लेखनम पूर्ण वाक्य ही पाठ्यवस्तु संबद्धः भाव स्पष्टीकरणम प्रमुख शब्दानां च विभिन्नेषु संदर्भेषु प्रयोगः। उच्च स्तरीय पठन अवबोध में छात्र भाषा में पुनर्लेखन पूर्ण वाक्य में पाठ्यवस्तु संबंधी भाव स्पष्टीकरण और प्रमुख शब्दों का विभिन्न संदर्भों में प्रयोग, ये प्रमुख तत्व है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम 12 क्वेश्चन पर आएंगे। 12 क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि भाषा शिक्षण विषय व्यवहारवादी विचारधारायां, भाषा शिक्षण विषय में जो व्यवहारवादी विचारधारा है क्या है वो। अनुभवाय प्रामुख्य प्रदीयते, अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। बोधनस्य केंद्र छात्रो भवति, बोधन जो होता है, ज्ञान जो होता है उसका केंद्र छात्र है। शाला शिक्षकश्च प्रधान पात्रम वहतः, स्कूल में शिक्षक और प्रधान पात्रम वहतः। एक मिनट, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा थोड़ा सा। भाषा शिक्षण विषय शाला शिक्षिका से प्रधान पात्रम वहता, सही बात है, ये सही है। इसमें क्या कह रहा है कि स्कूल शिक्षक और जो प्रधान पात्र है वो दोनों होने चाहिए। और मतलब स्कूल का, शाला मतलब स्कूल हो गया, शिक्षिका से मतलब टीचर हो गया, टीचर प्रधान पात्र होना चाहिए। और डी कह रहा है कि उत्प्रेरणा प्रयुक्तर संबंध संवर्धनस्य प्राधान्यम विद्यते, उत्तेजना प्रतिक्रिया संबंध को बढ़ाने की प्राथमिकता है इसमें। तो देखिए ये 12 क्वेश्चन जो है इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा कि भाषा शिक्षण के विषय में व्यवहारवादी विचारधारा में उत्प्रेरण में प्रयुक्त संबंध जो संवर्धन होता है उसको प्रधान रूप से
प्राथमिकता दी जाती है, ठीक, वो प्रधान होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका ये हो जाएगा डी नंबर। 13 क्वेश्चन क्या कहते हैं कि औपचारिक अनौपचारिक व संभाषणे एतद आवश्यम, और औपचारिक और अनौपचारिक जो भाषा होती है उसके संभाषण में आवश्यक क्या है। सूक्त भाषा कौशलम उपयोग, सूक्त भाषा कौशल का उपयोग, लेखन कौशलम, विस्तृत पठनम, दीर्घ भाषणम। तो औपचारिक और अनौपचारिक संभाषण में सबसे ज्यादा आवश्यक है कि सूक्त भाषा कौशल का उपयोग किया जाए, ठीक, सभी भाषा कौशल का उपयोग किया जाए। तो ये राइट हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद 14 कहता है कि विचार मंत्रम ब्रेनस्टॉर्मिंग सप्रयोजनम भवति। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है कि शिक्षण की यह विधि है जिसमें जो अधिगमकर्ता के मस्तिष्क मतलब उसके दिमाग में किसी समस्या के समाधान हेतु जो विचार होते हैं, ठीक, समाधान का जो विचार होता है वही होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। तो ये आपका इसमें कौन सा, इसमें हम देखेंगे पहले, यदा सुविचारेभ्यो बहिर्गन्तुमिष्यते। बी कहता है कि यदा विचार विधानानि स्थापितानि। सी कहता है यदा मूलभूत विचारा प्रचारयितुम इष्यते। डी कहता है कि यदा विषयाभिवीक्षणे सृजनात्मक विधानानां संवर्धनम अपेक्षितः। ए कहता है कि जब आप अच्छे विचारों से बाहर जाना चाहते हो, यदा सुविचारेभ्यः बहिर्गन्तुमिष्यते। बी कहता है कि यदा चिंतन विधानानि स्थापिते, मतलब जब सोचने के तरीके को स्थापित किया जाता है। सी कहता है कि यदा मूलभूत विचार, जब कोई मूलभूत विचार होते हैं उसका प्रचार करना हो। डी कहता है जब विषयाभिवीक्षणे, जब विषय के अवलोकन में सृजनात्मकता या फिर रचनात्मक विधान हो, मतलब रचनात्मक या फिर सृजनात्मक तरीकों का संवर्धन करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए जो विचार होता है ये विचार मंथन है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग इसी से रिलेटेड है कि जब यदा विषयाभिवीक्षणे सृजनात्मक विधानानां संवर्धनम अपेक्षिति, मतलब जब विषय के अवलोकन में रचनात्मक तरीकों से, मतलब रचनात्मक विधान के द्वारा संवर्धन किया जाता है, ठीक है, जब रचनात्मक तरीकों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसमें जो है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण से आरंभ बिंदु प्रवर्तयितुं छात्राणां अवबोधन दौर्बल्य गवेषणाय क्रियमाणं मूल्यांकनं भवति। शिक्षण का जो आरंभ बिंदु होता है उसके शिक्षण से आरंभ बिंदु प्रवर्तयितुं छात्राणाम अवबोधन दुर्बलता, मतलब शिक्षण का जो आरंभ बिंदु है उसमें छात्र जो है वो सीखने में थोड़ा उनको दुर्बलता का महसूस हो रही है, ठीक, वो सीख नहीं पा रहे हैं। तो गवेषणानां क्रियमाणं मूल्यांकनं भवति। सीखने के शुरुआती दौर में शुरुआती बिंदु पे को बढ़ावा देने के लिए प्रवर्तयितुं छात्रों की जो दुर्बलता है, कमजोरियां हैं, उसकी जांच करने के लिए हमें कौन सा मूल्यांकन जो है यूज करना चाहिए। ए निदानात्मक, बी सत्रांतात्मक, सत्रांत क्रिया, सत्र के अंत में क्रिया, या फिर सर्जनात्मक या फिर संकलनात्मक। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर, क्योंकि दुर्बलता है तो हमें क्या करना चाहिए, निदान करना चाहिए, ठीक। तो इसलिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा कि जो भी दुर्बलता
में अवबोधन में जो दुर्बलता हो रही है उसके लिए छात्रों को निदान दिया जाए। ठीक, तो इसके लिए राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन आप देखोगे, प्राथमिक स्तरीय छात्र पुनः पुनः क्रियमाणा दोषा इमे। छात्रों और प्राथमिक स्तर पर छात्रों को बार बार क्रियमाणा दोषा इमे, मतलब वो बार बार पढ़ने में उनको दोष हो रहा है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को बार बार क्रिया करने में दोष हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? उच्चारण, वो कौन सा दोष है? उच्चारण दोष है, लेखन दोष है, तर्क दोष है, व्याख्यान दोष है। तो जब स्टार्टिंग में प्राथमिक स्तर पर छात्रों को बार बार दोष होता है तो वो कैसा होता है? वो उच्चारण दोष होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकनम नाम, मूल्यांकन का नाम क्या है? लक्ष्य सिद्धि मापनम, रचनात्मिका संकलनात्मिका च परीक्षा, वार्षिकी परीक्षा, या फिर कक्षा परीक्षा सह आकलनीकरणम। देखिए एक बार और देख लीजिएगा, प्राथमिक स्तर पर छात्रों में बार बार दोष, कौन सा दोष देखा गया है? तो उच्चारण दोष देखा गया है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि मूल्यांकन नाम, मूल्यांकन का नाम क्या है? लक्ष्य सिद्धि मापन है, या फिर रचनात्मिका और संकलनात्मक परीक्षा होनी चाहिए, वार्षिक परीक्षा होनी चाहिए, फिर कक्षा में परीक्षा जो साथ में आकलन कर सके वो होना चाहिए। तो मूल्यांकन जो होता है वो लक्ष्य सिद्ध मापन पे होता है। ठीक, मूल्यांकनी नाम, मूल्यांकनम नाम, ये लक्ष्य सिद्ध मापन का है। देखिए यहाँ पर ट्रिक देख लीजिए, मूल्यांकन, ठीक, मतलब क्या होता है? मापन होता है, और किसी में मापन है नहीं है। तो ये सारी ट्रिक्स आपको देखनी है। ठीक, ये पॉजिटिव हो गया आपका, इसमें राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ग्रंथ पाठे नियमानुसारेण यदृक्षया वा अपनीतानां शब्दानां स्थाने छात्रैः पदपूर्णं यस्यां प्रक्रियायां क्रियते सा परीक्षा। इसमें क्या कह रहे हैं कि ग्रंथ पाठ के नियम के अनुसार जो देखा गया है, यदृक्षया वा ग्रंथ पाठे, ग्रंथ के पाठ में नियम के अनुसार जो देखा जाता है वह अपनीयतम जो अपनाया जाता है, ऐसे शब्द के स्थान, शब्दानाम स्थाने, ऐसे शब्दों के स्थान पर छात्र जो है वो पद पूर्ण यस्याम, पद को जो पूर्ण करते हैं, वो जो प्रक्रिया, यस्याम प्रक्रिया, वो प्रक्रिया क्रियते सा परीक्षा, किस परीक्षा में होती है? रिक्त स्थान पूर्णम, क्लोज्ड विधानम, या फिर शब्द समाप्ति ही, या फिर अवधारणम। तो ग्रंथ पाठ के नियम के अनुसार स्वेच्छा से, ठीक है, अपनी इच्छा से जो प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर छात्रों द्वारा वाक्यों की पूर्ति होती है, वाक्यों की पूर्ति प्रक्रिया होती है। ठीक, जिसको क्या कहा जाता है? क्लोज टेक्स्ट। जो वाक्य होते हैं उसको अपने हिसाब से जो किया जाता है, अपने मन से, अपनी तानाम, अपने शब्दों के द्वारा जो छात्र स्थान की पूर्ति करते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्लोज टेस्ट कहा जाता है। ठीक, क्लोज विधानम कहा जाता है। 19 क्वेश्चन आप देखोगे, भाषा व बोधका नाम आद्यम कर्तव्यम। भाषा व बोधना नाम, छात्रों के कौशल में भाषा बोधका नाम आद्यम कर्तव्यम। भाषा अवबोधन मतलब भाषा सीखने में कौन सा कर्तव्य शामिल है? सविवरणम, संपूर्ण पाठ बोधनम, विवरण के साथ समस्त पाठ का ज्ञान होना चाहिए। छात्राणाम भाषा दोष शोधनम, छात्रों को भाषा दोष शोधन आना चाहिए। या फिर छात्राणाम संवहन कौशल अभिवर्धने सहायम, छात्रों के संवहन कौशल को बढ़ाने में सहायक होता है ये। डी कहता है कि व्याकरण परिकल्पना नाम, व्याकरण की परिकल्पना का विवरण, रूप निष्पत्ति ही अभ्यास वर्ग प्रदानम च, रूप निष्पत्ति और अभ्यास वर्ग प्रदान करना। तो यहाँ पर जो
भाषा व बोधन आदि कर्तव्य है। इसमें छात्रों में कौशल अभिवर्धन में सहायता हेतु भाषा बोध की पहली आवश्यकता है। ठीक, छात्रों में कौशल अभिवर्धन में सहायता करने हेतु यूज होती है ये। तो छात्राणाम संवहन कौशलम अभिवर्धते सहायम, इसमें सी नंबर राइट हो जाएगा। भाषा की पूर्ण जानकारी का होना छात्रों के लिए बहुत ही सही होता है। ठीक, कि उनको भाषा की पूर्ण जानकारी हो। तो इसके लिए इसमें आद्य मतलब शुरुआती कर्तव्य क्या होना चाहिए। भाषा सीखने का जो शुरुआती कर्तव्य है वो छात्रों में संवहन कौशल का अभिवर्धन करने में सहायता होनी चाहिए, कि छात्रों में कौशल अभिवर्धन में सहायता है तो ये भाषा बोध की पहली आवश्यकता होती है। ठीक, आद्य मतलब पहला, सी राइट हो जाएगा इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन क्या कहता है कि व्याकरणस्य लक्षणम, व्याकरण का लक्षण क्या होना चाहिए। भाषा प्रवाह होना चाहिए, भाषा या प्रस्तुति, भाषा दर्शनम, भाषा सिद्धांत। तो व्याकरण का लक्षण क्या होना चाहिए, भाषा सिद्धांत होना चाहिए। ठीक, इसमें डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद वाक् कौशलस्य वर्धने परिणामकारी गतिविधि अन्यतमः, गतिविधिषु अन्यतमः। वाक् कौशल के वर्धन मतलब वाक् कौशल को बढ़ाने के लिए जो परिणामकारी गतिविधि होती है उसमें अन्यतम और कौन सी विधि है। स्थानपति सारिणी का अभ्यास करना, वस्तुनिष्ठ व्याकरण परीक्षा, अभिनय करना, फिर वाचन करना। तो वाक् कौशल है तो इसमें ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है। ठीक, ये आपका पॉजिटिव कीवर्ड आज में आ जाएगा कि वाक् कौशल में वाचन होता है, तो वाचन ही आपका परिणामकारी गतिविधि में, अन्य गतिविधि में वाचनम आ जाएगा। इसके बाद 22 क्वेश्चन आप देखोगे, बालानाम निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसारम 2009 मतलब 2009 शिक्षा स्वरूपम कीदृशम, बालकों का जो निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है उसमें जो शिक्षा का स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि मासिक परीक्षण द्वारा शिक्षा स्तर वर्धनम, मतलब महीने में परीक्षा ली जाए, इसके द्वारा जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ जाएगा। बी कहता है कि छात्र के अनुकूल जो गतिविधि होती है उसका अनुसंधान के प्रदर्शन के द्वारा शिक्षा देकर। सी कहता है कि विद्यालय कालांतरम, विद्यालय चल रहा है उसी समय अभिभावक कई अतिरिक्त शिक्षण, अभिभावक की जो अतिरिक्त शिक्षा है अभिभावक को अतिरिक्त शिक्षा देकर। ये फिर डी कहता है कि प्रारंभिक स्तरीय शैक्षणिक विषयाणाम शिक्षणम एवं आवश्यकम, प्रारंभिक स्तर पर शैक्षिक विषयों का जो शिक्षण है वो आवश्यक है। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर की, क्योंकि बालकों का जो निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है उसके जो शिक्षा स्वरूप है वो छात्रों के अनुकूल होना चाहिए। गतिविधि, अनुसंधान और प्रदर्शन के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक, अनुसंधान के द्वारा शिक्षा दी जाएगी तो बच्चे जो है करके सीखेंगे और गतिविधि में भी वो इंक्लूड रहेंगे, और प्रदर्शन द्वारा शिक्षा दिया जाएगा तो उसमें भी वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, और ये समस्त चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, छात्रों के अनुकूल शिक्षा होनी चाहिए, सीधी सीधी सी बात। तो ये आपका पॉजिटिव कीवर्ड के अंतर्गत भी आ जाएगा कि छात्रों के अनुकूल जो शिक्षा होती है, गतिविधि आधारित होती है, प्रदर्शन के द्वारा होती है, ये सब जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रत्येकम शिक्षार्थी विशिष्ट अधिगम शैली पठती, प्रत्येक शिक्षार्थी जो है विशिष्ट अधिगम शैली के साथ पढ़ते हैं। केचन कुछ जो है पाठ्य पुस्तकम पठित्वा अवगच्छन्ति, पाठ्य पुस्तक पढ़कर सीखते हैं। केचनम अध्यापकम सावधानम शृण्वन्ति, कुछ जो है अध्यापक को सावधानी से सुनकर। अन्य च, और जो है अन्य क्या करते हैं,
गतिविधिषु संलग्ना भूत्वा, गतिविधि में संलग्न होकर मतलब स्वयं उसमें जुड़कर, अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्नुवन्ति, शिक्षा प्राप्त करते हैं। इदम अधिकृत्य अध्यापकेन किम कर्तव्यम, इस अधिकार के साथ अध्यापक को क्या करना चाहिए। उपयुक्त निष्पत्त्यर्थः निरंतरम छात्र परीक्षणम, उपयुक्त निष्पत्ति मतलब आउटपुट के साथ निरंतर परीक्षण करना चाहिए छात्रों का। व्यक्तिक क्षमता विकासाय छात्राः कला नृत्य संगीत गतिविधिषु प्रतिभागत्वं स्वीकुर्युः इत्यर्थः। परामर्शदानम, वैयक्तिक क्षमता के विकास के द्वारा। देखिए ये भी आपका जो है पॉजिटिव कीवर्ड के अंतर्गत आ जाएगा कि वैयक्तिक क्षमता के द्वारा, ठीक। जहाँ भी ये आए ये पॉजिटिव कीवर्ड हो जाएगा। वैयक्तिक क्षमता के विकास के लिए छात्र जो है कला नृत्य संगीत की गतिविधि में प्रतिभाग लेकर मतलब प्रतिभाग लेने के लिए ऐसा परामर्श देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि जब बच्चा प्रतिभाग लेकर कार्य करेगा, गतिविधियों में शामिल होकर कार्य करेगा, तो वो अच्छे से सीख पाएगा। सी कहता है कि छात्राणाम वैविध्य अधिकृत्य, छात्रों के विविधता अधिकार में अधिकृत्य विविध शिक्षणम विधि भी, अधिकार में आया हुआ विभिन्न पद्धति द्वारा शिक्षा देना। प्रत्येकम पाठ्य संपूर्ण पाठनम पाठित पाठानाम च सम्यक पुनरावृत्ति, प्रत्येक पाठ का संपूर्ण पाठन करना और जो पढ़े हुए पाठ हैं उसका सम्यक उसकी पुनरावृत्ति करना। तो ये इसमें आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला देखिए, प्रत्येकम पाठ संपूर्ण पाठनाम पठित पाठानाम च सम्यक पुनरावृत्ति। इन सब में राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि इसमें व्यक्तिक क्षमता के विकास के लिए कार्य हो रहा है। अतः प्रारंभिक स्तरे गीत श्लोक गायन महत्व संबद्ध कानिचित वाक्यानि लिखितानि, इसमें कह रहा है कि यहाँ पर प्रारंभिक स्तर पर गीत श्लोक गायन के महत्व से संबद्ध कानिचित कुछ वाक्यानि लिखितानि, कुछ वाक्य लिखे गए हैं। किम कथनम असमीचीन, तो पहले तो हम असमीचीन जो है उसको आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए। हमेशा एग्जाम में भी आपको यही करना है। इसमें ऑप्शन क्या कहता है कि छात्रा ध्वनि सौंदर्येण, छात्रों का जो ध्वनि माधुर्य है उसकी सुंदरता अनुतानेन च प्रमुदिताः भवेयुः, सप्रसंग होना चाहिए। ठीक है, छात्रा नवीन शब्दांश आनंदम पठेयुः, छात्र जो है नए शब्दों को आनंद से पढ़ते हैं। छात्राणाम अनुकरणात्मक कौशलम विकासितम भवेत्, छात्रों के अनुकरणात्मक कौशल विकसित होते हैं। डी कहता है कि छात्रा लक्ष्य भाषाया संबद्ध ध्वनि भी परिचिता भवेयुः, छात्र जो है लक्ष्य भाषा से संबद्ध ध्वनि से परिचित होते हैं। तो देखिए इसमें जो असमीचीन है वो आपका सी नंबर हो जाएगा सीधे सीधे, कि छात्रों में अनुकरणात्मक कौशल विकसित करना, ये अनुकरणात्मक कौशल विकसित करना ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। 25 क्वेश्चन आप देखोगे कि एकाध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन कार्य था, छात्रेभ्यः लघुकथा लेखन संबद्ध कार्य प्रयच्छति। एक अध्यापिका है जो रचनात्मक मूल्यांकन कार्य के लिए छात्रों को एक लघुकथा लिखने के संबद्ध कार्य देती है। अस्य कार्यस्य मूल्यांकनार्थं किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, अस्य कार्यस्य, इस कार्य में जो मूल्यांकन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मूल्यांकनार्थम होगा। ठीक है, मौलिकी रचनात्मिका च कथा सामग्री रुचिकराणि चरित्राणि व्याकरणनिष्ठ भाषा च, मौलिक और रचनात्मक कथा सामग्री, रुचिकर चरित्र और व्याकरणनिष्ठ भाषा। बी कहता है कि सुंदरम शीर्षकम, सुंदर शीर्षक, समृद्ध शब्दावली, शुद्ध भाषा प्रयोग और शुद्ध भाषा का प्रयोग। सी नंबर सचित्रम प्रभावयुक्तम प्रस्तुतिकरणम, सचित्र प्रभावयुक्त प्रस्तुतिकरण। डी कहता है सुस्पष्ट स्वच्छ सुंदर हस्तलेख और चित्र। तो देखिए ये जो आपका 25 क्वेश्चन है इसमें अध्यापिका क्या कर रही है? रचनात्मक मूल्यांकन का कार्य करने के लिए
प्रेरित कर रही है। ठीक, तो देखिए मैंने आपको इसके पहले बताया था सृजनात्मक कौशल, ठीक है, रचनात्मक कौशल, सृजनात्मक कौशल ये सब एक ही होते हैं। तो इसमें मौलिक और रचनात्मक, मौलिकता का मौलिक चिंतन करना था ना, तो देखिए ये आपका पॉजिटिव कीवर्ड हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन है तो ये देखिए रचनात्मक, कथा सामग्री, रुचिकरण, चित्राणी और व्याकरणनिष्ठ भाषा, ये आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक, सरिता भाषा कक्षाया बृहद पुस्तकानां प्रयोगम करोति। सरिता जो है भाषा कक्षा में बड़ी बड़ी बिग बुक्स का प्रयोग करती है। बृहद पुस्तकानि संकल्पनाया का अभिप्राय अस्ति। बृहद पुस्तकानि संकल्पना का अभिप्राय है अधिकाधिक सूचना युक्त बृहद स्थूल पुस्तकानि, अधिक से अधिक सूचना युक्त बृहद बड़े बड़े स्थूल पुस्तक से मतलब युक्त है ये। मिलित्वा वाचितार्थम वाचनार्थम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मिलित्वा वाच यहाँ पर ना होना चाहिए। वाचनार्थम सचित्र पाठ्य वस्तु युक्त बृहद पुस्तकानि, मतलब वाचन में मिलकर, मिलित्वा वाचनार्थम वाचन में मिलकर सचित्र पाठ्य वस्तु से युक्त बृहद पुस्तकों से युक्त होना चाहिए। विभिन्न आयु वर्गीय उच्च स्तरीय छात्रेभ्यः निर्मितानि पुस्तकानि। विभिन्न आयु वर्ग उच्च स्तर के जो छात्र हैं, निर्मितानि पुस्तकानि उनके लिए जो है पुस्तक निर्मित करने चाहिए। गृहेषु पठनाय घर पर पढ़कर पढ़ने के लिए बृहद आकार युक्तानि पुस्तकानि, बड़े और आकार युक्त पुस्तक होने चाहिए। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा कि मिलित्वा मिलकर पढ़ने वाली, सचित्र पाठ वाली बड़ी पुस्तक। इससे युक्त मतलब अभिप्राय क्या है कि मिलकर पढ़ने वाली, मिलकर वाचन करने वाली, सचित्र पाठ्य वस्तु से युक्त जो बड़ी पुस्तक है उससे संबंधित है ये। ठीक है, बी नंबर राइट। 27 क्या कहता है कि कक्षा प्रयोजना, कक्षा के प्रयोजन के अंतर्गत एक अध्यापिका जो है छात्रेभ्यः पाचन कलाया सामान्य प्रशिक्षणं दातुम् इच्छति। छात्र जो है वो पाचन कला के सामान्य शिक्षण देना चाहती है। एकस्य छात्रस्य अभिभावकः इदं अस्वीकृत्य कथयति। एक छात्र अभिभावक जो है, एक छात्र के अभिभावक इसको देने से मना करते हैं, अस्वीकृत करते हैं। यत् तेषां परिवारे पुरुषाः पाचन क्रिया न कुर्वन्ति। यत् तेषां उनके परिवार में पुरुष जो है पाचन क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अस्वीकृत करते हैं कि उनके परिवार के पुरुष जो है वो पाचन नहीं करते हैं। अध्यापिका या किम कर्तव्यम, अध्यापिका का क्या कर्तव्य होना चाहिए आगे। विद्यालय प्रमुखम सर्वम उक्त्वा अभिभावकम प्रति विरोध पत्रम प्रेषयितुम कथयति। विद्यालय में प्रमुख जो सबसे प्रमुख हैं उनसे कहकर अभिभावक के प्रति विरोध पत्र देना मतलब प्रेषित करना चाहिए। फिर अभिभावक ने सहचर्चा, अभिभावक के साथ चर्चा कृत्वा करके स्पष्टीकर्तुम इच्छति, स्पष्टीकरण करने की इच्छा करनी चाहिए। यत लिंग संबंध पूर्वाग्रह अनुपयुक्तम, की लिंग संबंध पूर्वाग्रह अनुपयुक्त है। अभिभावकस्य भावनां आदृत्य बालकं कक्षा प्रयोजनानां दूरी भवितुं परामृशति। क्या कह रहे हैं कि अभिभावकस्य भावनां, अभिभावक के भावों को आदृत्य बालकम कक्षा प्रयोजनाया दूरी भवितुम, मतलब जिस बच्चे के अभिभावक ने ऐसा कहा है उसको कक्षा के प्रयोजन से दूर कर देना चाहिए, मतलब कक्षा से दूर रखना, ऐसा परामर्श देना चाहिए। या फिर डी नंबर कहता है कि विरोध की उपेक्षा करके बालक को कहना चाहिए यत् सा तस्य भावक विषय किम चिंतयति, कि अभिभावक के विषय में क्या सोचते हैं। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा कि अभिभावकस्य भावानाम, अभिभावक के भावों को आदृत्य बालानाम
आप, हाँ ठीक है, इसका ये अर्थ होना चाहिए कि अभावकस्य भावनाम, अभावक के भाव को क्या करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। और आदृत्य बालकम कक्षा प्रयोजनायाः दूरी भवितुम परामर्शति, ऐसा परामर्श देना चाहिए कि बालक के कक्षा प्रयोजन से दूर रहें। ठीक है, अभिभावक को उसको उनको सम्मान देना चाहिए और ऐसा कहना चाहिए कि आप हमारे जो क्लास मतलब बच्चे का क्लास है उससे आप दूर रहिए, ऐसा परामर्श देना चाहिए। तो इसमें सी नंबर राइट हो जाएगा। 28 क्वेश्चन कहता है कि एका आंग्ल भाषा अध्यापका प्रथम कक्षायां छात्रान् जनैः वस्तुभिः च सम्बद्ध शब्दानां परिचयं कारयति। इंग्लिश के जो टीचर हैं जो फर्स्ट क्लास में प्रथम कक्षाया छात्रान् जनैः वस्तुभिः च सम्बद्ध शब्दानां परिचयं कारयति, जो क्या कर रहे हैं, लोगों और वस्तु से संबंधित शब्दों से परिचय करवा रहे हैं। निम्नलिखित सब शिक्षण के सिद्धांत के संदर्भ में क्या परिस्थिति अनुगुण में असमीचीन है। पहले तो असमीचीन ध्यान में रखिएगा। छात्रा स्थूल वस्तु संबद्ध शब्दान सम्यक पठन्ति, छात्र जो है वो स्थूल वस्तु से संबद्ध शब्दों को सम्यक रूप से पढ़ते हैं होगा। हाँ, यथार्थ वस्तुनि दृष्ट्वा, यथार्थ वस्तुओं को देखकर छात्रा शब्दार्थम स्पष्ट रूपेण अवगच्छन्ति, छात्र जो है शब्दों को स्पष्ट रूप से समझते हैं। विभिन्न इंद्रियाणां सहाय्येन अधिगमनम प्रभावात्मकम भवति, विभिन्न इंद्रियों में सहायक जो अधिगम है वो प्रभावात्मक होती है, प्रभाव से युक्त होती है। छात्रा वर्तनीम, छात्रों की वर्तनी पर आश्रित नवीन शब्दों को शीघ्र अधिगच्छन्ति, सीख जाते हैं, जल्दी से सीख जाते हैं। तो इसमें जो है राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा कि छात्रों की वर्तनी पर आश्रित जो नए शब्द है, छात्र जो है वो वर्तनी पर आश्रित जो नए शब्द हैं उसको जल्दी सीख जाएंगे। ठीक, तो ये आपका राइट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा, ये भी बहुत बार आता है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। समावेशी शिक्षा अक्षर से पढ़ के जाइएगा। समाविष्ट कक्षाम आश्रित निम्नलिखितेषु युक्तिषु असमीचीन, इसमें असमीचीन पूछा है। संगणक आधारित उपचारात्मक कार्य, कंप्यूटर पर आधारित जो उपचारात्मक कार्य है उसके साथ सह संप्रेषणात्मक प्रविधि नाम अतिरिक्त सहायम, संप्रेषणात्मक प्रविधियों को की अतिरिक्त सहायता करना। सर्वै छात्रैः योग्या भवेयुः, सभी छात्र सुयोग्य है। इत्यर्थः विविध संसाधनानां उपयोगः, इसलिए विविध संसाधनों का प्रयोग करना। सी कहता है कि छात्रा स्वगत्य अनुगुणम अधिगच्छेयुः, इत्यर्थः विभिन्न उपनाग अनुदेशेन मूल्यांकन प्रणाली नाम उपयोगः। इसमें ऐसा कह रहे हैं सी नंबर कि अध्यापक छात्रान, नहीं इसमें सी नंबर क्या कह रहे हैं कि छात्रा स्वगत्य, अपनी गति से सीखने में, इत्यर्थ विभिन्न अनुदेशेन मूल्यांकन प्रणालिनाम उपयोगः, मतलब छात्र जो है वो अपनी स्वगत्य, अपनी गतिविधि से सीखते हैं, इसलिए विभिन्न, यहाँ पर अपनाग जो है ये थोड़ा रॉन्ग है, विभिन्न अनुदेशेन होना चाहिए। ठीक, ये अपनाग कुछ नहीं है। विभिन्न अनुदेशेन मूल्यांकन प्रणाली उपयोगा, विभिन्न अनुदेशन और मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग करते हैं। डी नंबर क्या कहता है, विभिन्न विषयाणां संदर्भ अनुकूलित संशोधित विकल्पात्मक गतिविधियां, विभिन्न विषयों से संदर्भ मतलब विभिन्न विषयों के संदर्भ में जो अनुकूलित संशोधित विकल्पात्मक गतिविधि है उसको। तो इसमें जो समावेशी कक्षा जो है उस पे आश्रित, इसमें असमीचीन
कौन सा है? यही है कि विभिन्न विषयों के संदर्भ में अनुकूलित और वैकल्पिक गतिविधियों का प्रयोग। ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। व्याकरणम कथम पठनीयम, व्याकरण जो है वो कथम पठनीयम, क्यों पढ़ना चाहिए? संदर्भगत अभ्यास कैसे पढ़ना चाहिए? संदर्भगत अभ्यास के द्वारा, स्पष्ट व्याख्या के द्वारा, लिखित कार्य के द्वारा, नियम के द्वारा। तो व्याकरण को जब आप संदर्भ में अभ्यास के द्वारा पढ़ोगे तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन ही देखते हैं। वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो आगे का क्वेश्चंस मैं आपको बाद में करा दूंगी। ठीक है, कुछ जो भी इम्पोर्टेंट होगा। और वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं वो एकदम मतलब टू दी पॉइंट ऑथेंटिक होती है और आपके पेपर से रिलेटेड होती हैं। तो इसलिए क्वेश्चन, और लास्ट टाइम भी आपने देखा था जो अगस्त वाला पेपर था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे हुए थे। ठीक है, जो हमारे चैनल पे जो भी आपको दिया गया था क्लासेस वहाँ से आए हुए थे। इवन पूरा का पूरा एक गद्यांश दिया गया था। तो इसलिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।